हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 मापन एवं मात्रक का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हम अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं और जिस वीडियो में जितना पढ़ाते हैं उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे परिमाण की कोटि, लंबाई का मापन, लंबी दूरियां नापने की विधियां, परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि, पहाड़ी की दूरी, चंद्रमा की दूरी, सोनार, रडार। इसमें लंबी दूरियां नापने में दो विधियां हैं, परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि, और सेकंड है लंबन विधि। लंबन विधि में तारे की दूरी, चंद्रमा का आकार। फर्स्ट टॉपिक है अपना परिमाण की कोटि। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, परिमाण की कोटि का मतलब जो 10 की घात के ऊपर जो संख्या होती है वो कहलाती है परिमाण की कोटि। ठीक है, जैसे मान लो 10 टू दी पावर x है। ठीक है, अगर मान लो कोई जनरल एक भौतिक राशि n मान लें, ठीक है, तो 10 की पावर 10 की घात x के साथ एक अपना मान लो n, एक मल्टीप्लाई में n इंटू 10 टू दी पावर x, तो परिमाण की कोटि क्या होगी? x। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। माना प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है? c। प्रकाश की चाल c बराबर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, SI पद्धति में हो गई प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू दी पावर मीटर पर सेकेंड, तो इसकी परिमाण की कोटि क्या हो गई? 8। CGS पद्धति में देखें तो CGS पद्धति में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसमें परिमाण की कोटि क्या हो गई? 10। तो एक कंक्लूजन क्या हुआ? मात्रक बदल जाने पर, किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने पर परिमाण की कोटि भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या संख्या को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात के ऊपर 10 की घात के ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं? परिमाण की कोटि। 10 की घात के ऊपर की संख्या को परिमाण की कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या संख्या को, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या संख्या को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर लगाए जाने वाले घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। एक बार और देखते हैं क्या है परिमाण की कोटि। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण या संख्या को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर लगाए जाने वाली घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या हो गई? 8 हो गई। CGS पद्धति में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसमें परिमाण की कोटि क्या हो गई? 10। अब टॉपिक है अपना लंबाई का मापन। ठीक है, लंबाई का मतलब जब हम समझते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी कहीं भी हो सकती हैं, मतलब आकाश में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। SI पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक मीटर तथा संकेत क्या होता है? m होता है। लंबाई मापने की दो विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है?
लंबाई के स्वीकृत मानक की सहायता से लंबाई या दूरी को मापा जा सकता है। स्वीकृत मानक क्या होते हैं? स्वीकृत मानक जैसे मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स। हो गए मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये स्वीकृत मानक हो गए। इनकी सहायता से लंबाई मापने क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि होती है। अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? कौन कौन सी दूरियां मापी जा सकती हैं? पहाड़ों की दूरी, चंद्रमा की दूरी, ये दूरियां कैसे नापी जाती हैं? अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, आपको समझ आया प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। अब पढ़ेंगे परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि, ठीक है। आपको पता है परावर्तन या प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि तो आपको पता होगा, किसी सतह से परावर्तित ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। मतलब कोई सतह है ये, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा, आपने देखा होगा पहाड़ों पर खड़े होके कोई बोलता है तो कुछ टाइम पश्चात क्या होता है, कुछ सेकंड पश्चात आपको वही ध्वनि परावर्तित होकर आपको सुनाई देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। किसी सतह से परावर्तन के पश्चात ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। यह विधि वस्तुओं से तरंगों के परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। और प्रतिध्वनि क्या होती है? किसी सतह से परावर्तन के पश्चात ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है पहाड़ी की दूरी। पहाड़ी की दूरी कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं, ये मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है, और यहां से इस जगह से आपको पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक तोप रख देते हैं। ठीक है, तोप रख दी और उसको इस दिशा में रखते हैं, इस दिशा में जहाँ से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी होती है। यहाँ से क्या कहते हैं, एक तोप का गोला दागा जाता है। तोप का गोला दागने से क्या होता है, एक ध्वनि सुनाई देती है एक, ठीक है। तो जो ध्वनि तरंगें यहाँ से जो उत्पन्न होती हैं वो क्या करती हैं, पहाड़ी तक जाती हैं और टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस लौट आती हैं उसी स्थान पर। ठीक है, यदि ध्वनि तरंगों को उस स्थान से पहाड़ी तक जाने और टकराकर पुनः उसी स्थान पर वापस लौट आने में लगा समय अगर ज्ञात हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब देखो, मान के चलते हैं कि एक स्थान है जहाँ अपन ने किया था कि यहाँ से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है। मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और फिर वापस लौट के आने की दूरी क्या हो जाएगी, x। तो टोटल दूरी क्या हो गई, x प्लस x बराबर 2x। ठीक है, अब ये मान के चलेंगे कि ध्वनि को पहाड़ी तक जाने और टकरा कर पुनः वापस लौटने में लगा समय कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ध्वनि का वेग v बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब क्या होगा,
वेग v बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है अपने पास 2x अपॉन में t, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 v इंटू t। ठीक है, तो अगर v और t की वैल्यू ज्ञात है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से क्या बोला, तो इजी है ये तो पहाड़ी की दूरी निकालना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पहाड़ी से जिस स्थान से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है, तोप का गोला तोप रखी जाती है, तोप का मुख किस दिशा में रखा जाता है, जिस जहाँ से पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी होती है वहाँ से एक तोप का गोला दागा जाता है। इससे ध्वनि तरंगें निकलती हैं। ध्वनि तरंगों क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाती हैं और वापस उसी दिशा में लौटकर उसी स्थान पर वापस आ जाती हैं। तो दूरी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक x दूरी मानेंगे तो यहाँ तक की दूरी x और वापस आने की दूरी भी क्या हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। और समय ध्वनि का पहाड़ तक जाना और टकराकर पुनः उसी स्थान पर आने में मानेंगे t समय लगा है, तो ध्वनि का वेग भी बराबर दूरी बटे समय। दूरी 2x हो गई और समय कितना हो गया t, तो फॉर्मूला पता है v बराबर 2x अपॉन टी, तो x बराबर 1/2 v इंटू टी। ठीक है, अगर v और t की वैल्यू ज्ञात है तो x की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे अपना टॉपिक है चंद्रमा की दूरी। चंद्रमा की दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना है लेजर। लेजर का नाम सुना है, LASER लेजर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड emission of रेडिएशन। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने में लेजर का उपयोग होता है। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एकवर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर लेती हैं। लेजर किरणें आपने देखा होगा, आपको पता होगा, एक लाइट आती है रेड कलर की। ठीक है, रेड, जब उस लाइट को आप ऑन करते हो तो एक दूर एक पॉइंट के रूप में दिखता है, तो आपको पता है कि ये लेजर किरण है और ये बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर सकती हैं। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये दूरी x मान लेते हैं। यहाँ से लेजर लाइट जाएगी, टकराकर पुनः ये वापस लौट आएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइट का, लेजर का यहाँ से यहाँ तक जाना और टकराकर पुनः वापस आने में लगा समय मान लेंगे कितना है, t है। और यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइट गई और फिर वापस लौट के आई, तो कितनी हो जाएगी ये 2x। और जो अब लेजर लाइट है उसका वेग कितना मान लेंगे, c। लाइट मतलब प्रकाश, तो इस क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग c बराबर क्या हो जाएगा अपना 2x अपॉन टी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 c क्रॉस t। c बराबर क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया आपको समझ में? ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या है। इसका उपयोग लेजर, चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ
रेडिएशन। ठीक है, लेजर क्या होता है? लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी चंद्रमा की दूरी। अब आपको पता है कि पृथ्वी है और ये है, जैसा पिछले पहाड़ी की दूरी ज्ञात करने में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2x, और पृथ्वी से चंद्रमा तक लाइट गई फिर वापस आई, मान ला इसमें t समय लगता है, तो पता है वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो c बराबर 2x/t, तो x बराबर 1/2 c क्रॉस t। अब है नेक्स्ट है सोनार। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ है नौ संचालन करना, दूरी आदि का पता लगाना। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र में के अंदर लड़ाकू पनडुब्बी, समुद्री पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में सोनार का उपयोग किया जाता है। इस विधि में एक जहाज में, ये जहाज है, इसमें प्रेसी और ये ग्राही, माना समुद्र के अंदर ये पनडुब्बी है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। कैसे? यहाँ प्रेसी से एक पराशब्द तरंगें आती हैं, वस्तु या समुद्र के अंदर वस्तु या पनडुब्बी से टकराकर वापस लौट जाती हैं, जिसे ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। माना जहाज से, प्रेसी से वस्तु की दूरी x तथा पराशब्द तरंगों का वेग v है। यदि पराशब्द तरंगों को प्रेसी से वस्तु तक जाने तथा उससे परावर्तित होकर ग्राही तक वापस लौटने में लगा समय t हो, तो x बराबर 1/2 v क्रॉस t। आजकल चिकित्सालयों में पराध्वनि का उपयोग करके पित्ताशय और गुर्दों की पथरी का भी पता लगाया जाता है। जो पराशब्द तरंगें होती हैं उनका उपयोग आजकल चिकित्सालयों में भी किया जाता है और पित्ताशय और गुर्दों की पथरी का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है रडार। RADAR, रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार तकनीक का उपयोग युद्ध में लड़ाकू विमानों की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयानों की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। ठीक है, मान लो ये एंटीना है, ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, इस विधि में प्रेसी स्टेशन से रेडियो तरंगें लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती हैं। ये तरंगें लड़ाकू विमान से टकराकर पुनः वापस लौट आती हैं, जिन्हें ग्राही ग्रहण कर लेता है। माना प्रेसी स्टेशन से लड़ाकू विमान की दूरी कितनी हो गई? x हो गई। रेडियो तरंगों को प्रेसी से विमान तक जाने तथा विमान से टकराकर पुनः उसी स्थान पर लौटने में लगा समय t है, तो x बराबर 1/2 c क्रॉस t। समझ में आ गया क्या होता है रडार? एक बार फिर से देख लो। रेडियो डिटेक्शन एंड
रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता हो गया। ये इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें रडार तकनीक का उपयोग युद्ध में लड़ाकू विमानों की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। इस विधि में प्रेसी स्टेशन से रेडियो तरंगों को विमान तक संभावित दिशा में भेजा जाता है। ये तरंगें लड़ाकू विमान से टकराकर पुनः वापस लौट आती हैं, जिन्हें ग्राही ग्रहण कर लेता है। माना प्रेसी स्टेशन से लड़ाकू विमान की दूरी x तथा रेडियो तरंगों को प्रेसी स्टेशन से विमान तक जाने तथा टकराकर पुनः उसी स्थान पर से लौटने में लगा समय t है, तो x बराबर 1/2 c क्रॉस t। अब आइए नोट्स में, हम आपको जो नोट्स पूरे तैयार कर लिए हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ी थी परिमाण की कोटि। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर लगाए जाने वाले घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने पर परिमाण की कोटि बदल जाती है। SI में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, अतः प्रकाश की चाल की परिमाण की कोटि 8 होगी। CGS पद्धति में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, अतः CGS पद्धति में प्रकाश की चाल परिमाण की कोटि 10 है। लंबाई का मापन बताया है हमने। आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर तथा संकेत m है। इसकी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में स्वीकृत मानक की सहायता से लंबाई या दूरी को मापा जाता है। स्वीकृत मानक मतलब मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज। इसके बाद है लंबी दूरियां मापने की प्रत्यक्ष विधि, परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि। किसी सतह से परावर्तन के पथ द्वारा ध्वनि का पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। पहाड़ी की दूरी हमने आपको बता दिया है। ध्वनि तरंगों को पहाड़ी तक जाने तथा पहाड़ी से टकराकर उसी स्थान पर वापस लौटने में समय ज्ञात हो तो पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने आपको सब बता दिया है। t समय में ध्वनि तरंगों x + s 2x दूरी तय कर लेती हैं। माना ध्वनि तरंगों का वेग v है, तो v = 2x/t। ठीक है, चंद्रमा की दूरी बताया। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर के बिना किसी फैलाव की लंबी दूरी तय कर लेती हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला है। पृथ्वी से प्रकाश किरण चंद्रमा तक गई, टकराकर वापस उस स्थान पर आ गई। ठीक है, इसमें यहाँ से चंद्रमा तक जाने में, चंद्रमा से टकरा कर वापस आने में लगा समय t है, दूरी x है, तो x बराबर 1/2 c क्रॉस t। ठीक है, सब में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। वहां तक गए, टकराया, फिर वापस लौट आए और चाल बराबर दूरी बटी समय का फॉर्मूला लगा दिया। बस आपको याद रखना है किसमें कौन सी चीजें। साउंड में, इसमें सोनार में क्या होता है, सोनार में पराश्रव्य तरंगें काम करती हैं। इसमें भी वही चीज है। आपको प्रेसी से वस्तु की दूरी x, सबसे पहले पराश्रव्य तरंगें जल के भीतर पनडुब्बी या अन्य वस्तुओं की ओर भेजी जाती हैं। ये तरंगें उन वस्तुओं से टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं, जिन्हें ग्राही ग्रहण कर लेता है। माना प्रेसी से वस्तु की दूरी x तथा पराश्रव्य तरंगों का वेग v है। यदि पराश्रव्य तरंगों को प्रेसी से वस्तु तक जाने तथा उसे परावर्तित होकर ग्राही तक वापस लौट आने में लगा समय t हो, तो x बराबर 1/2 क्रॉस v क्रॉस t। आजकल चिकित्सालयों में पराध्वनि का उपयोग करके पित्ताशय और गुर्दों की पथरी का पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही रडार का भी हमने बताया आपको। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार तकनीक का उपयोग युद्ध में लड़ाकू विमानों की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। इस विधि में प्रेसी स्टेशन से रेडियो तरंगें लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती हैं। ये तरंगें लड़ाकू विमान से टकराकर पुनः वापस लौट आती है, जिन्हें ग्राही ग्रहण कर लेता है।
ठीक है। माना प्रेषी स्टेशन से लड़ाकू विमान की दूरी x है, रेडियो तरंगों को प्रेषी से विमान तक जाने तथा विमान से टकराकर पुनः उसी स्थान पर लौटने में लगा समय t है, तो x बराबर 1/2 c क्रॉस। लंबन विधि। इस विधि से दूरस्थ वस्तुओं की दूरी ज्ञात की जा सकती है। लंबन विधि। तो सबसे पहले लंबन का अर्थ क्या होता है? आपने देखा कोई वस्तु है, ठीक है, यदि कोई वस्तु है उसको दोनों आंखों से, पहले वस्तु को दोनों आंखों से देखा, ठीक है, फिर एक आंख बंद की पहले, फिर बाईं ओर से दाईं ओर की आंख बंद की, बाईं ओर की आंख से देखा, ठीक है, तत्पश्चात दाईं ओर की आंख से देखा, तो वस्तु की स्थिति में हल्का सा विस्थापन प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को, ये वस्तु है, दो विभिन्न स्थितियों से देखें, विभिन्न बिंदुओं से देखें या स्थितियों से देखें, तो पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का आभास होता है। एक पहले इस बिंदु से देखा, फिर इस बिंदु से देखा, तो वस्तु की स्थिति में पृष्ठभूमि के सापेक्ष आभास का परिवर्तन होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? लंबन बोलते हैं। ठीक है। माना दो प्रेक्षण बिंदु क्या हो गए? ए बी, ये वस्तु हो गई, ठीक है, और ये यहां से यहां तक की दूरी डी हो गई, ये, ठीक है। अगर इसको दो प्रेक्षण बिंदुओं को क्या मान लें? आधार, बेस। आधार द्वारा वस्तु पर बनाया गया कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में डी। इस दूरी क्या मान लो? स्मॉल बी मान लो। तो ये हो जाएगा अपना डी बराबर बी अपॉन थीटा। यदि बी और थीटा के मान ज्ञात हों तो दूरी डी की गणना की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब है आपको तारे की दूरी। देखो, ये मान लिया एक तारा है, ठीक है। तारा तो क्या है? ये तारा बहुत दूर होता है, उसके लिए बेस कितना बहुत बड़ा चाहिए, तभी तो तारे पर कोई एंगल, इतनी दूर एंगल बनेगा। बेस जितना, अगर मान लो तारा ये है और बेस छोटा सा होगा तो यहाँ पे क्या एंगल बनाएगा? कोई एंगल नहीं बनाएगा। तारे पर, तारे, पृथ्वी से तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बहुत बड़ा बेस चाहिए। वो बेस कितना लेंगे अपन? जिसकी लंबाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल का पथ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल का पथ का व्यास का चयन करते हैं। ठीक है। कितना होनी चाहिए व्यास की? इसका आधार कितना होना चाहिए? जिसकी लंबाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण पथ के व्यास के बराबर होती है, इतना चयन करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से ये खींचेंगे तो ये हो जाएंगे व्यास के अभिमुख, तब ए बी बिंदु हो गए, ये डी सूर्य हो गया, ये परिक्रमण काल का पथ हो गया, ये दूरी कितनी हो गई? डी हो गई, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये कैपिटल डी। अब कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। थीटा बराबर क्या हो गया? डी अपॉन डी, तो डी बराबर डी अपॉन थीटा। ठीक है, समझ में आया। तारे की दूरी बहुत दूर होती है,
उसके लिए जो अपना बेस होता है वो कितना लेते हैं, पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा काल में जो व्यास होता पथ होता है, परिक्रमा काल का जो पथ होता है इतना बड़ा बेस लेते हैं, आधार लेते हैं। तो ये आधार है, तारे पर थीटा एंगल बनाया, इसकी दूरी कैपिटल डी है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो डी बराबर डी अपॉन डी। इसके बाद है चंद्रमा का आकार। ठीक है, ये चंद्रमा, ये इसके अभिमुखता दो बिंदु हो गए, इसकी दूरी डी हो गई, ये अर्थ हो गया, ये दो बिंदु हो गए। ये चंद्रमा से पृथ्वी को एक बिंदु पर, एक बिंदु से ये ई हो गया, अर्थ या पृथ्वी, ये डी। देखो, माना चंद्रमा का व्यास डी है तथा पृथ्वी से उसकी दूरी कैपिटल डी है। चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी, पृथ्वी से उसकी दूरी कैपिटल डी है। चंद्रमा पर ए और बी व्यासता अभिमुख दो बिंदु हैं। पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु ई से दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है। यहाँ से क्या किया, दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है तथा ए और बी द्वारा बिंदु ई पर बनाया गया कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। इन दोनों द्वारा ये बेस हो गया, यहाँ से यहाँ का बनाया हुआ कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर ए बी अपॉन ए ई, तो ये डी अपॉन डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी। इस फॉर्मूले की सहायता से चंद्रमा का आकार अर्थात व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको नोट्स में देख लेते हैं। पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। लंबन विधि क्या होती है, यदि किसी वस्तु को दोनों आँखों से पहले बाईं आँख से तत्पश्चात दाईं आँख से देखें तो वस्तु की स्थिति में विस्थापन प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को दो विभिन्न बिंदुओं से देखें तो पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का आभास होता है, इसे ही लंबन कहते हैं। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तन से किसी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष विस्थापन को लंबन कहते हैं। दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधार कहते हैं। आधार द्वारा वस्तु पर बनाए गए कोण को लंबन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, बेस हो गया बी, थीटा ये डी हो गया। ठीक है, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर ए बी अपॉन ओ ए, ये ठीक ये हो गया। ठीक है, डी बराबर बी अपॉन थीटा। अब है तारे की दूरी। तारे की दूरी पता है, दूरस्थ तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए लंबे आधार जिसकी लंबाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण पथ के व्यास के बराबर होती है का चयन करते हैं। ठीक है, इसमें भी यही है, माना ए बी पृथ्वी के व्यास का दो अभिमुख प्रेक्षण बिंदु हैं, ओ एक तारा है जिसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर ए बी अपॉन ओ ए, थीटा बराबर डी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो डी बराबर कैपिटल डी बराबर डी अपॉन थीटा। सिमिलरली चंद्रमा का आकार, तो चंद्रमा का आकार आपको अभी बताया, ये हो गया ए बी डी, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई। माना चंद्रमा का व्यास डी तथा पृथ्वी से उसकी दूरी कैपिटल डी है। चंद्रमा पर ए और बी व्यासता अभिमुख दो बिंदु हैं। पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु ई से दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है तथा ए और बी द्वारा बिंदु ई पर बनाए गए कोण की माप की जाती है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी, तो डी बराबर डी इंटू थीटा। उपयुक्त सूत्र की सहायता से चंद्रमा का आकार अर्थात व्यास ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।
आपको जितना पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।